नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP, चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी के बारे में देख रहे थे। उसमें हम लोग स्टडी किए थे मेट्रोलॉजी के डिफिनीशन के बारे में, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होते हैं, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है। तो इन सारे टॉपिक का डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड के बारे में हम आपको एक बेसिक आइडिया दिए थे। वहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस हम नहीं किए हैं। इसका डिटेल एनालिसिस हम इसी यूनिट में अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद सर इस चीज़ को स्किप तो न कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें मालूम है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है और कितना है, उसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे कितना है। तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ एक वेल डिफाइंड मैनर में नोट्स भी प्रिपेयर कराएंगे और आपको ईजी वे में सब्जेक्ट को भी डिलीवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में तो ये अपने आप में एक लेंदी माना जाता है, लेंदी पेपर माना जाता है और स्टूडेंट को हमेशा तंग भी करता है। तो आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए और एकदम कूल माइंड में इस सब्जेक्ट को स्टडी करिए। हम वेल डिफाइंड मैनर में आपके सामने इस सब्जेक्ट को पेश करेंगे। तो आइए बात करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में देखेंगे एंड नीड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में देखेंगे। इंस्पेक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन देखेंगे और इंस्पेक्शन की हमें ज़रूरत आखिर पड़ी है तो क्यों पड़ी है। तो इन सारे टॉपिक का डिटेल एनालिसिस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कैटेगरी ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में। तो इसको समझने से पहले हम लोग बेसिक्स पे आते हैं, तभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मेट्रोलॉजी को क्लासिफाई हम लोग क्यों किए हैं। तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइंस, यानी कि साइंस ऑफ मेजरमेंट, या दूसरे शब्दों में इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट a standard unit of measurement, measuring instrument, apparatus, measuring method। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंजीनियरिंग के जिस सब्जेक्ट में करते हैं डिस्कशन, उस सब्जेक्ट का नाम है मेट्रोलॉजी। अब मेजरमेंट में बहुत सारी चीज़ों की मेजरमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि मेजरमेंट में हमें यूनिट सिस्टम का भी ध्यान देना पड़ता है। फिर आपको अगर न्यू मेजरमेंट मेथड को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए भी हमको स्टडी करना पड़ता है। फिर आपको अगर किसी मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड अचीव करना है तो उसके लिए भी हमें मेजरमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप जब इंडस्ट्रियल पर्पस में मेजरमेंट का एप्लीकेशन करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप लीगली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेजरमेंट की यूनिट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आपको मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे जगहों पर मेजरमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे को अगर हम एक जगह पे डिस्कशन करेंगे, इन सारे मेट्रोलॉजी को हम एक ही जगह पे डिस्कशन करेंगे तो हमारे स्टडी में बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम मेट्रोलॉजी को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। जैसे कि फर्स्ट है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, जिसको फंडामेंटल मेट्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है
लीगल मेट्रोलॉजी, इसका दूसरा और कुछ नाम नहीं है। एंड थर्ड है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, जिसको हम 3 और नाम से जानते हैं। वो है आपका अप्लाइड मेट्रोलॉजी बोलिए, या डिटर्मिनिस्टिक मेट्रोलॉजी बोलिए, या फिर टेक्निकल मेट्रोलॉजी बोलिए, सारा एक ही है। यहाँ पे आपको टेक्निकल मेट्रोलॉजी के बारे में हम नाम नहीं लिखे हैं, हम आपको नोट्स में सब कुछ सारा नाम मेंशन कर दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और है ध्यान देने वाली कि यहाँ पे कुछ टर्म को हम शॉर्ट में डिनोट किए हुए हैं, तो उस टर्म को आप बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। तो अब बात करते हैं साइंटिफिक मेट्रोलॉजी के बारे में। साइंटिफिक मेट्रोलॉजी क्या कहता है? तो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। साइंटिफिक मेट्रोलॉजी इज दैट टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी। साइंटिफिक मेट्रोलॉजी का वह टाइप है इन विच जिसमें डील करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वांटिटी सिस्टम, यूनिट सिस्टम। हम लोग चर्चा करते हैं यूनिट सिस्टम और क्वांटिटी सिस्टम के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के बारे में। फिर आगे बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेजरमेंट मेथड, यानी कहने का मतलब न्यू मेजरमेंट मेथड के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर आगे कह रहा है अचीवमेंट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए हम लोग डील यानी कि कहने का मतलब डिस्कशन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि साइंटिफिक मेट्रोलॉजी का वह टाइप है जिसमें हम यूनिट सिस्टम और क्वांटिटी सिस्टम के बीच के रिलेशन को स्थापित करने के लिए स्टडी करते हैं, न्यू मेजरमेंट मेथड को डेवलपमेंट करने के लिए स्टडी करते हैं, और मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए हम डील करते हैं, यानी ये नॉलेज गेन करते हैं। तो इस प्रकार के मेट्रोलॉजी के टाइप को हम साइंटिफिक मेट्रोलॉजी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको यूनिट सिस्टम और क्वांटिटी सिस्टम के बीच के रिलेशन को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसको हम इस तरीक़े से समझ सकते हैं कि आपको लेंथ का यूनिट फुट होता है और यार्ड भी होता है, यार्ड में भी मेजर कर सकते हैं लेंथ को। तो 1 फुट अगर बोले तो ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी वैल्यू हुआ। तो अब 1 फुट को हम यार्ड में बोलेंगे तो इसका क्वांटिटी सिस्टम क्या वैल्यू दे ताकि वो इक्विवेलेंट हो जाए 1 फुट बराबर कितना यार्ड हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है 0.333 यार्ड के बराबर होता है। 1 फुट बराबर 0.333 यार्ड के बराबर हो गया। तो यहाँ पे यूनिट सिस्टम और क्वांटिटी सिस्टम के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, तभी जाकर के हमको ये जो है से फुट और यूनिट आपस में बराबर हुए। तो यही चीज़ आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर आगे बोला जा रहा है कि साइंटिफिक मेट्रोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस redefinition of the units or precise measurement of the physical constant। साइंटिफिक मेट्रोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई फिजिकल कांस्टेंट है तो तब उसको प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमें प्रिसाइज मेजरमेंट का एक रीडिफिनीशन यूनिट की ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए हमको साइंटिफिक मेट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फिर आगे कह रहा है इज रिक्वायर्ड टू हैव ए एक्यूरेट डिफिनीशन ऑफ द बेस यूनिट, और ये जो है से आपका एक्यूरेट डिफिनीशन की ज़रूरत पड़ता है बेस यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको बात हुआ साइंटिफिक मेट्रोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? लीगल मेट्रोलॉजी इज दैट पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी जो है से मेट्रोलॉजी का वह पार्ट है विच रिलेट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट टू द स्टैट्यूटरी टेक्निकल लीगल नीड। लीगल मेट्रोलॉजी का वह पार्ट है जिसमें हम लीगल यानी कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, स्टैट्यूटरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टेक्निकल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़े, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के नॉलेज की ज़रूरत पड़े,
फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट की नॉलेज की ज़रूरत पड़े, तो इस प्रकार के मेट्रोलॉजी के पार्ट को हम लीगल मेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है लीगल मेट्रोलॉजी इज डायरेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। लीगल मेट्रोलॉजी जो है से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दिया गया NSLM, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी विच सोल्व्स प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल मेट्रोलॉजी के प्रॉब्लम को सोल्व करके हमें देता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि लीगल मेट्रोलॉजी आल्सो इंश्योर द गारंटी ऑफ देयर एक्यूरेसी। लीगल मेट्रोलॉजी जो है से अपना एक्यूरेसी की गारंटी को सुनिश्चित करता है बाय कंपैरिजन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और ये सुनिश्चित करता है किसके साथ कंपैरिजन करके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर करके अपने एक्यूरेसी को गारंटी के साथ सुनिश्चित करता है कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन में है, यानी इक्विवेलेंट में है। तो ये हुआ लीगल मेट्रोलॉजी। अतः हम बोल सकते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड विथ द हेल्प ऑफ IOWM एंड NSLM। तो यहाँ पे IOWM का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और NSLM के बारे में अभी हम बताएं नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लीगल मेट्रोलॉजी में आपको IOWM एंड NSLM बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जब हमको मेजरमेंट के वर्ल्ड लेवल पर यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना होता है। तो ये हुआ बात आपका लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल और अप्लाइड और डिटर्मिनिस्टिक और टेक्निकल मेट्रोलॉजी के बारे में। यहाँ पे टेक्निकल मेट्रोलॉजी को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जो कि आपको नोट्स में हम मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब बात आता है कि इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी होता है तो क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी इज दैट टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी जो है मेट्रोलॉजी का वह प्रकार है इन विच जिसमें वी डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम लोग डील करते हैं किसके साथ, मेजरमेंट के एप्लीकेशन के साथ। साइंस टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साइंस के बारे में डील करते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो आपको इंडस्ट्री में यूज होता है। यानी कहने का मतलब इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी का वह टाइप है जिसमें हम इंडस्ट्री पर्पस से हम मेजरमेंट की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार के मेट्रोलॉजी के टाइप को हम इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है इट आल्सो कवर्स द कैलिब्रेशन मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सोसाइटी। यानी कहने का मतलब कैलिब्रेशन कहने का मतलब जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बहुत दिनों से यूज करते चले आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मेजरमेंट में एरर आने लगता है। तो उस चीज़ को एरर को करेक्ट कर करके हम स्टैंडर्ड के साथ करेक्ट कर करके हम उसको डेली लाइफ में पुनः हम यूज करने लगते हैं ताकि हमको मेजरमेंट करेक्ट दे। तो यहाँ पे ये जो है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी और भी चीज़ को कवर करता है, जैसे कैलिब्रेशन यानी कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने में, मेंटेनेंस करने में, उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने में आपको ये हेल्प करता है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। तो इस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन या कैटेगरी ऑफ मेट्रोलॉजी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन क्या है? तो इंस्पेक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा है। तो ये हुआ आपका इंस्पेक्शन के बारे में। फिर इंस्पेक्शन को भी क्लासिफाई किया गया है दो भाग में, जो कि है आपका एक्टिव इंस्पेक्शन जिसको ऑनलाइन इंस्पेक्शन के भी नाम से जानते हैं, दूसरा है पैसिव इंस्पेक्शन जिसको ऑफलाइन इंस्पेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में हम अब
इंस्पेक्शन के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो इंस्पेक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। इंस्पेक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है फॉर कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल और चेक करता है, टू द लेड क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। यानी कहने का मतलब है इंस्पेक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक और कंट्रोल करते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। आगे कहा जा रहा है इट इज़ द इम्पोर्टेंट टूल टू अचीव द क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन जो है से हमारा एक इम्पोर्टेंट टूल है, किसके लिए? टू अचीव द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करने के लिए हमारा इंस्पेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। फिर आगे बोला जा रहा है इट इज़ नेसेसरी टू एश्योर कॉन्फिडेंस टू मैन्युफैक्चर। यानी कहने का मतलब इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, किसके लिए? मैन्युफैक्चर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। यानी कहने का मतलब मैन्युफैक्चर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की पूर्ति किया जा सके इंस्पेक्शन करके। तो इस प्रकार से आपको इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया। अब है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव इंस्पेक्शन जिसको ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी बोला जाता है, और दूसरा है पैसिव इंस्पेक्शन जिसको ऑफलाइन इंस्पेक्शन बोला जाता है। अब देखते हैं एक्टिव इंस्पेक्शन किसको कहते हैं। व्हेन इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई इंस्पेक्शन परफॉर्म्ड होता है तो इस प्रकार के इंस्पेक्शन को हम ऑनलाइन इंस्पेक्शन या एक्टिव इंस्पेक्शन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है इन दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, इस प्रकार के इंस्पेक्शन में वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन, हम जो है से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, एंड देन फर्दर प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेजेज। जैसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन किए और इंस्पेक्शन करने के दौरान अगर उसमें कुछ डिफेक्ट नज़र आ गया तब उसको उसी समय करेक्ट करके हम फर्दर हम प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे भेज सकते हैं। तब ये हुआ बात आपको एक्टिव इंस्पेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं पैसिव इंस्पेक्शन के बारे में। इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हेन द पार्ट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, जब आपका प्रोडक्शन का पार्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो चुका होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हम इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं, तब इस प्रकार के इंस्पेक्शन को हम ऑफलाइन इंस्पेक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट मेरा प्रोड्यूस्ड हो चुका है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हम इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं, तब इस प्रकार के इंस्पेक्शन को हम ऑफलाइन इंस्पेक्शन कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है अगला पॉइंट में इन दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, इस प्रकार के इंस्पेक्शन में वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन, इस प्रकार के इंस्पेक्शन में हम वी कैन नॉट टेक करेक्टिव एक्शन, इस प्रकार के इंस्पेक्शन में हम करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। व्हेन एरर फाइंड इन द प्रोडक्ट, जब आपको प्रोडक्ट में एरर का पता चल जाता है तब हम इसमें करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते हैं, जबकि हम एक्टिव इंस्पेक्शन में हम करेक्टिव एक्शन ले रहे थे। यानी कहने का मतलब अगर प्रोडक्ट में कोई एरर का पता चल गया तब उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो पुनः आपको शुरुआत से आपको उस प्रोडक्ट को बनाना ही पड़ेगा। तो यह है आपका पैसिव इंस्पेक्शन के बारे में। अब बात आता है इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तब इसकी ज़रूरत जो है बहुत जगहों पर देखा जाता है टू सेपरेट दी डिफेक्टिव कंपोनेंट फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव कंपोनेंट। जब हमको डिफेक्टिव कंपोनेंट और नॉन डिफेक्टिव कंपोनेंट को अलग करना होता है तब हमें इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है टू मेंटेन कस्टमर रिलेशन, जैसे ही हम डिफेक्टिव कंपोनेंट और नॉन डिफेक्टिव कंपोनेंट को सेपरेट कर देंगे तब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तब हमारा कस्टमर से रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। तब यहाँ पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत है टू मेंटेन दी कस्टमर रिलेशन। फिर अगला आपका पॉइंट है टू डिटरमाइन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द पार्ट। किसी भी
पार्ट की एक्चुअल डायमेंशन को डिटरमाइन निकालने के लिए हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है टू प्रिवेंट द फर्दर वर्क टू बी डन द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। जैसे ही अगर हम इंस्पेक्शन कर लिए तो वर्क के दौरान जो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलने वाला था आगे प्रोसेस में, तो उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन। फिर आगे कहा जा रहा है टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन रॉ मटेरियल। फिर इंस्पेक्शन कर करके हम रॉ मटेरियल में जो डिफेक्ट पाया जाएगा उसको फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कर करके हम उस रॉ मटेरियल को वहाँ से हटाएंगे और वहाँ पे गुड मटेरियल ले जा करके हम प्रोडक्शन में लगाएंगे। तो इस प्रकार से यह हमारा नीड ऑफ इंस्पेक्शन हुआ। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है इट हेल्प्स दी कंपनी टू सस्टेन दियर रेपुटेशन। इंस्पेक्शन जो है कि कंपनी को रेपुटेशन को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है इंस्पेक्शन। एंड मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, और इंस्पेक्शन करके उस कंपनी का क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है। तो इस प्रकार से आपका नीड ऑफ इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है और आपका इंस्पेक्शन का पूरा टॉपिक आपको यहीं पे एंड होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम टर्म, जैसे कि आपको वहाँ पढ़ना है एक्यूरेसी, फिर आपको प्रेसिजन, सेंसिटिविटी, रीडेबिलिटी, कैलिब्रेशन, ETC के बारे में। तो ये सारी चीज़ का डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी विथ DLP।